नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने। आज हम मध्य हरियाणा की 3 मुख्य सीटों की चर्चा करेंगे, जिनमें उचाना है, जिनमें बहादुरगढ़ है और जिसमें बड़ौदा सीट है। ये मध्य हरियाणा में पड़ती हैं और यहाँ जाट बाहुल्य इलाका है, ये उनका ज्यादा प्रभाव रहता है। आज आगे बढ़ने से पहले हम आपको हरियाणा की मुख्य खबर बता दें। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना पहला दौरा किया हरियाणा में और चुनाव का समा बांधने की कोशिश की। वो कुरुक्षेत्र पहुंचे और कुरुक्षेत्र में उन्होंने लगभग सब मुद्दों को छुआ जो भी पॉसिबल थे। उन्होंने सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया कि कांग्रेस चुनावी वादे तो करती है लेकिन उनको इंप्लीमेंट नहीं करती। इसके लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का उदाहरण दिया और बताया कि जो भी वादे किए एक भी पूरा नहीं किया, जो पूरा किया तो वहां की अर्थव्यवस्था को बदहाल कर दिया। कहने का मतलब ये था कि हरियाणा में भी अगर आप खुशहाली चाहते हैं तो बीजेपी को ही वोट दीजिए, ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना था, प्राइम मिनिस्टर का कहना था। तो हम चलते हैं आज की जो 3 सीटें हैं उन पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले आप कोई टिप्पणी करना चाहें प्रेम जी इस पर, या विनोद जी, जो प्राइम मिनिस्टर का जो रैली हुई उसके ऊपर? चुनाव का श्री गणेश हो गया, चुनाव प्रचार का, बस यही कह सकते हैं। जी ठीक है, तो हम अपनी सीटों की चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं जो सबसे वीआईपी एक तरह की सीट है और जिसके रिजल्ट्स पर सबकी नजर रहेगी, वो है उचाना कलां सीट, जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। यहाँ पर 6 कैंडिडेट जो हैं वो मैदान में हैं और उनके पास कुछ ना कुछ वोटर है। और इसमें 2 मुख्य कैंडिडेट जो हैं वो हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो कांग्रेस के पुराने नेता थे और फिर बीजेपी में चले गए और फिर कांग्रेस में आ गए, उनके बेटे बृजेंद्र सिंह। उसके अलावा जेजेपी के नेता दुष्यंत सिंह, उसके अलावा जो हैं वीरेंद्र घोगड़िया जो कांग्रेस के बागी हैं, दिलबाग संडील जो कांग्रेस के बागी हैं और विकास काला जो इंडिपेंडेंट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। और भी हैं जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी के। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली वो ये है कि इन 6 लोगों में चुनाव है। बीजेपी के देवेंद्र अत्री, कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला, इंडिपेंडेंट विकास काला और कांग्रेस के बागी वीरेंद्र घोगड़िया और दिलबाग संडील। जैसा कि मैंने बताया, इन सब के पल्ले वोट है कुछ ना कुछ, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस सीट का एनालिसिस लेते हैं पहले प्रेम जी से कि प्रेम जी की क्या टिप्पणी है, क्या समीकरण है। आज हम थोड़ा सा स्पेसिफिक होंगे कि मुकाबला किस किस के बीच होगा और कि कौन आज की तारीख में आगे लग रहा है, क्योंकि चुनावों में हर दूसरे तीसरे दिन तस्वीर बदलती है और आखिर में जाके तस्वीर कुछ और ही हो जाती है। तो प्रेम जी, माइक आपके पास। देखिए, उचाना बहुत हॉट सीट आप कह सकते हैं इस बार के चुनाव की दृष्टि से। अगर आप देखते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह लगभग 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद फिर से अपने घर लौटे हैं। वैसे तो ये उनका तीसरी बार है घर लौटना। एक बार जब कांग्रेस से अलग होकर के तिवाड़ी जी के नेतृत्व में बनी कांग्रेस में भी वो गए थे और उस समय उन्होंने जो चुनाव लड़ा था उसमें सतविंदर राणा एक युवा उभर कर आए थे, विधायक बने थे राजौंद से। चौधरी वीरेंद्र सिंह की राजनीति अपने स्टाइल की है, ये आप कह सकते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह नेता बेदाग हैं, किसानों के हमदर्द हैं और सबसे बड़े किसान नेता दीनबंधु सर छोटू राम के नाती हैं। वीरेंद्र सिंह और उचाना का रिश्ता बहुत पुराना है। उनके पिताजी चौधरी नेकीराम भी विधायक रहे वहां से। उस समय नरवाना और उचाना एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जी। उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह 1977 से आज तक सक्रिय राजनीति में रहे, परंतु पिछले साल उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं राजनीति से, जो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स है उससे संन्यास लेता हूं, परंतु राजनीति करता रहूंगा। और बांगर की आवाज बन करके, बांगर का मतलब है जिसमें जींद के कुछ हिस्से है, कैथल डिस्ट्रिक्ट है, और वो इस पूरे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की बात बार बार करते रहे हैं और ट्रेक्टी किंग उनको कहा जाता है हरियाणा का।
जी, क्योंकि लेकिन अब तो जो कमान है उनके बेटे के हाथ में चली गई, तो मैं वही उचाना कलां की अभी क्या मैं वो स्थिति बन रही मैं है? आपको बता रहा हूँ कि चौधरी वीरेंद्र सिंह छोटा नाम जी, नहीं हरियाणा की राजनीति में। जी, राजीव गांधी के सबसे नजदीकी लोगों में अगर किसी की गणना थी हरियाणा में, तो वो जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह की थी। और उसके जी, बाद सोनिया जी के दरबार में भी अगर किसी की जी, डायरेक्ट एंट्री हरियाणा से थी तो वो चौधरी वीरेंद्र सिंह है। आज जी, उनके सुपुत्र 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहने के बाद फिर से बार वो तो कांग्रेस में आए हैं, क्योंकि पहले वो सरकारी सेवा में थे, आईएएस जी, अधिकारी रहे हैं। और जी, नौकरी छोड़ने के बाद वो सीधा भारतीय जनता पार्टी में गए थे और सांसद बन गए थे। इस बार जी, उनको लोकसभा में ना तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट की उम्मीद थी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आए, कांग्रेस की टिकट कहीं ना कहीं जयप्रकाश जेपी झटक के ले गए। तो चौधरी जी, वीरेंद्र सिंह के लिए ये कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व को चुनौती थी बड़ी। और जी, अब उन्होंने अपने छोटे भाई के ये क्योंकि वो उनका और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो रिश्ता है वो मामा बुआ के बेटे हैं, जी, कजन्स हैं। तो जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम दोनों भाइयों की लड़ाई तो हो सकती है, पर भतीजे से जी, कोई लड़ाई नहीं है। अब उनको विधानसभा का टिकट मिल गया। आने वाले दिनों में परिणाम क्या रहता है वो तो जमीनी हकीकत पे अब जाएंगे तब पता चलेगा। उनका जी, मुकाबला आपने कहा कि दुष्यंत सिंह से है। दुष्यंत जी, चौटाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र हैं और पिछली बार उचाना से जीते थे। और प्रेमलता जी जो वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी है उनको हरा करके विधायक बने थे और उप मुख्यमंत्री बन गए 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालकर। जी, अब उनका मुकाबला इसलिए मैं नहीं मानता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ प्रत्याशी उतारे हैं जी, वो भी लोग पृष्ठभूमि के हैं। देवेंद्र जी, अत्री जो है उनके जी, पिता चतुर्वेदी भी उसी पार्टी में थे जी, और वो पिछले 10 साल से लगभग काम भी भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं। जी, एक संपन्न परिवार है। और जिन लोगों का आपने नाम लिया जी, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो 3 लोग कांग्रेस से हैं। उनमें जी, प्रमुख नाम है वीरेंद्र गोगड़िया जो जी, बहुत लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। उसी जी, तरह से संडील गांव के एक व्यक्ति ने नामांकन किया है। जी, और उसी तरह से विकास काला जो चेयरमैन रहे मार्केट कमेटी के, जी, वो तीनों कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे। क्योंकि जब तक जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में नहीं थे तो एक जी, वैक्यूम था। जी, पिछली बार जो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े थे वो भी जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बहनोई लगते हैं रिश्ते में, जी, वो किसी विधानसभा क्षेत्र के हैं। इस बार जी, वो टिकट के रेस में नहीं थे। बलराम जी, कटवाल उनका नाम है। और जी, अब जिनका नाम आपने नहीं लिया मैं बता देता हूं आपको। उचाना जी, क्षेत्र के सबसे बड़े गांव अलेवा के सरपंच जो मौजूदा जी, सरपंच हैं और फिल्म कलाकार हैं वो जी, इंडियन नेशनल दल के प्रत्याशी हैं। शायद जी। आपको किसी ने वो नाम बताया नहीं। नहीं, मेरे पास पूरी लिस्ट है, लेकिन किसी ज्यादातर लोग वहां के जो लोकल हैं, जो पवन विनोद पाल हैं, जी उनको लेकर बहुत सारे लोग वहां पर उनको ज्यादा रेस में मान नहीं रहे, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो रेस में है तो आप हजार जरूर बताइए। 10,000 वोट का गांव है जिसने लोटा नमक डाल के ये कहा है कि हम अपने बेटे को जितवाएंगे। तो जी, जिसका बेस इतना बड़ा हो वो प्रत्याशी मैदान में रेस से बाहर नहीं कहा जा सकता। जी, और जिनका अगर आपको मैंने बताया कि 3 निर्दलीय जो हैं वो सारे के जी, सारे कांग्रेस के धड़े थे। जी, और जातीय समीकरणों को भी अगर आप देखते हैं तो बाकी सारे लोग एक समाज से हैं और भाजपा और इंडियन नेशनल लोक दल के प्रत्याशी दूसरे समाज से हैं। पिछड़ा वर्ग से जी, आते हैं जो मैंने बताया, इंडियन नेशनल लोक दल के जो प्रत्याशी वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जिस जी, वोट बैंक पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैंक करती है, जिसको अपना जी, वोट बैंक मानती है, वो उस पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जी। और जो तो चुनाव आपको है अभी क्या लग रहा है कि किस तरफ जा रहा है चुनाव? मुझे समयबद्ध थोड़ा मुझे ये रखेंगे, लगता हम है कि थोड़ा शॉर्ट मुकाबला शॉर्ट रखते हैं। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। परंतु इन 4 लोगों में से कौन कितना मत लेता है इस बात पे निर्भर करेगा आपका चुनाव परिणाम। और जी, सारे के सारे लोगों के पास वोट है, अपना वोट बैंक है।
अलग अलग क्षेत्र में है, अलग अलग गांव में है। जो जी बड़े गांव हैं वो प्रभावित करते जी हैं। छात्र गांव अकेला एक बार चुनाव को बदल देता है। अलेवा ठीक है गांव चुनाव परिणाम बदलने की ठीक है। क्षमता रखता है। विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, आपकी इसके बारे में क्या राय है? और यहाँ पर जीत का मार्जिन अगर आप कोई आइडिया दे सकें तो क्या होगा? क्योंकि प्रत्याशी जो हैं, 6 प्रत्याशी तो मैंने गिना है, एक 7वां प्रत्याशी प्रेम जी ने भी गिनवा दिया। 7 प्रत्याशी हैं और 2,18,000 कुल वोट हैं, जिसमें से 1.5 लाख वोट कास्ट होगा लगभग अंदाजे से। देखिए, ये सीट वीआईपी सीट में काउंट होती है। वीआईपी सीट जी में इसलिए काउंट होती है कि ओम प्रकाश चौटाला 2000 में रोड़ी के अलावा उचाना में आके लड़े थे। उसके पीछे राजनीति क्या थी? जाट राजनीति में एक खास चीज है, जो आदमी एक बार बड़ा नेता बन जाता है तो वो अपनी अपनी कौम में दूसरे को बड़ा नेता पाकने नहीं देता। पक बोला नेता को नहीं पाकने दूं, ये बोलते हैं बागड़ी में, इन्हें नेता को नहीं पाकने दूं। पकने तो नहीं रोड़ी देता। में हाँ पाकण को दूं, मतलब जो लोकल भाषा है मैं वो बोल रहा हूँ। जी जी ठीक है ना? तो जी जी चौटाला मुख्यमंत्री थे और उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करके 2000 में चुनाव करवाया था। और रोड़ी से वो इसलिए लड़े कि वहां जगदीश नेहरा उभरते हुए स्टार थे, वो भी जाट राजनीति का एक बड़ा वो थे। जी तो उनके मन में था भी रोड़ी में तो जगदीश नेहरा को निपटाना है और उचाना में वीरेंद्र सिंह को निपटाना है। तब से ये सीट हो गई वीआईपी सीट। और इस सीट का चुनाव भी कैसे हुआ था? चौटाला केवल 600 वोटों से जीते थे। गांव गांव बेल्ट बेल्ट गोत्र गोत्र लड़ाई थी। और वीरेंद्र जो है आखिर में जाके, आखिर के 2 गांव 3 गांव रह गए थे जब वीरेंद्र सिंह काउंटिंग से उठ के चले गए, क्योंकि वो प्रो चौटाला गांव थे। तो उनको लग गया कि अब हमें जीतूंगा नहीं, तो 600 वोट से वीरेंद्र सिंह चुनाव हार गए थे। उसके जी बाद वीरेंद्र सिंह की राजनीति का एक दौर जो है वो बीजेपी में रहा और बीजेपी में उनको अच्छा पद मिला, केंद्र में इस्पात मंत्री रहे। जी और उसी हिसाब से उन्होंने अपना वेटेज तय किया। कांग्रेस में आने से पहले राहुल गांधी से मिले, उनके बेटे भी राहुल गांधी से मिले। वो एक बड़ी जी उम्मीद लेके आए थे वापस कांग्रेस में, लेकिन मुझे नहीं जी लगता कि उनको जिस तरह से ट्रीटमेंट मिला है, मुझे नहीं लगता कि उनको वापस आने का कोई स्वाद आया होगा। जी देखो, अगर हिसार से उनके बेटे को टिकट मिल जाती तो वो इस जी इलाके में 2-4 विधानसभा की टिकटें दिलवाने की स्थिति में होते। आज जी हालात ये हो गए कि उनको केवल अपनी टिकट पे ही संतोष करना पड़ा। वो बोल भी नहीं पाए किसी और के लिए। जो जी अगल बगल में लोग खड़े हो रहे हैं वो उनके पैदा किए हुए लोग हैं। वो जी काफी सालों से सोच रहे थे कि जब वीरेंद्र सिंह रिटायर हो गए राजनीति से तो हमारा नंबर आएगा इस सीट से, नहीं जी तो ए से बी से, यानी कलायत तक की जो 4-5 सीटें हैं, ये जी वीरेंद्र सिंह के इन सीटों पर काफी चेले वर्ड यूज कर लो या जो भी वर्ड यूज कर लो, काफी लोग जी हैं। लेकिन मैंने जी आज उचाना सीट डिस्कशन के लिए इसलिए रखी कि ये पहली दफा हो रहा है कि 2 वीआईपी परिवारों की मौजूदगी के बावजूद, दुष्यंत सिंह चौटाला वहां से हैं, वीआईपी फैमिली है। वीरेंद्र सिंह के बेटे को टिकट मिली है, वीरेंद्र सिंह वीआईपी फैमिली है। लेकिन जी ये सीट पहली दफा ऐसा हो रहा है काफी समय के बाद कि वीआईपी फैमिलीज के अलावा भी किसी को वजन मिल रहा है। मैंने जी हरियाणा उचाना से बाहर अगर पूरे हरियाणा की चर्चा करो तो कोई मानता ही नहीं होगा कि वहां दुष्यंत और वीरेंद्र के अलावा भी कोई मुकाबले में है। जी लेकिन यहाँ एक कहानी चल पड़ी। कहानी ये चल पड़ी कि भाई दोनों परिवारों को कई बार देख लिया, अब क्या तीसरा देखो। अब ये कहानी कहां से चली, किसने चलाई, लेकिन ये पक गई और जी उसका फायदा देवेंद्र अत्री को हो गया। देवेंद्र जी अत्री इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर है। हालांकि जी यहाँ वीरेंद्र गोगड़िया भी कांग्रेस के बागी खड़े हुए हैं और 1-2 लोगों का जी इन्होंने भी जिक्र करा। लेकिन क्योंकि बीजेपी की टिकट साथ लग गई तो थोड़ा देवेंद्र अत्री का जो वजन है वो कंसीडरेबल वजन हो गया। पर अंदर जी अंदर जो कहानी चल रही है, तो हो सकता है इस सीट पे इस बार जो है रेगुलर तो पक्का होगा, पर जी नतीजे भी सरप्राइज दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरप्राइज होगा, लेकिन जी सरप्राइज दे सकते हैं। इसके लिए सबको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इसमें ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इस इसमें सीट एक के लाइन ऊपर जोड़ दूं जी अमर बोलिए। जी, मैं इसमें एक लाइन जी जोड़ दूं
बोलिए बोलिए जी। 12 से 15 हजार वोट खटखड़ गोत्र के हैं, जो इस बार इस विधानसभा क्षेत्र का भाग्य निर्धारित करने वाले हैं। जी जो जी इस गोत्र का कोई भी प्रत्याशी नहीं है, और जी इंडियन नेशनल दल के प्रदेश अध्यक्ष खटखड़ है, जिनकी जरूरत सबको महसूस होती है। देखिए जी देखिए प्रेम जी, इलेक्शन में स्पार्किंग काम करती है। जी स्पार्किंग क्या हुई है? मैं इस सीट को कंसीडरेबल क्यों बोल रहा हूं? यहाँ पे एक चिंगारी चल पड़ी। अब उस चिंगारी 10 कदम चलेगी या पूरे 100 कदम करेगी ये कह नहीं सकते, लेकिन ये मैं पक्का कह सकता हूं कि ये एक चिंगारी चल पड़ी कि दोनों को बहुत देख लिया। अब आपकी भाषा में बोलते हैं इनते छिक लिए, अब जी तीसरा देखेंगे। तो ये जो तीसरा देखने की चिंगारी चल पड़ी, ये कोई अपना असर दिखा सकती है, मैं ये कह रहा हूं बार बार। जी जी जी। अगर यहाँ जातीय समीकरण भी देखा जाए तो 5-6 जो हैं वो जाट समुदाय के कैंडिडेट हैं, और जो ओबीसी समुदाय के कैंडिडेट हैं वो 2 ही हैं। ये भी एक असर डाल सकता है। अगली सीट की बात करते हैं। मैं अमित जी आपके पास आ रहा हूं अगली सीट को लेकर, आपसे उस पर चर्चा करते हैं। अगली सीट है हमारी बहादुरगढ़ की सीट। ब्राह्मण एक है। हाँ हाँ, ब्राह्मण एक है और ओबीसी एक है, और इसको देखते हैं किस तरफ झुकाव रहता है इनका। अगली सीट है हमारी बहादुरगढ़। यहां पर भी 4 कोणीय चुनाव है। दिनेश कौशिक हैं बीजेपी के, राजेंद्र सिंह जून हैं कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट, शीला राठी हैं आईएनएलडी की, जो नफे सिंह राठी जिनकी पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी उनकी पत्नी हैं, और इसके अलावा राजेश जून हैं जो कि एक बड़े स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट माने जाते हैं, कांग्रेस के बागी हैं। तो ये जो 4 तरफा चुनाव यहाँ माना जा रहा है, बाकी को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, जो मेरी जानकारी जहां तक है। अमित जी आप इन पर क्या कहेंगे? कैसा चुनाव यहाँ रहने वाला है? यहाँ बिल्कुल जो है चुनाव जो है वो 4 तरफा रह सकता है। यहाँ पर अब रहने जा रहा है, खासतौर से ट्रायंगुलर तो है ही है। इसमें राजेश जून ये भी 2014 में अच्छे वोट लेकर गए। राजेंद्र जून तो यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके बहादुरगढ़ से, और देवेंद्र कौशिक है जो पूर्व विधायक नरेश कौशिक के भाई हैं, बीजेपी के कैंडिडेट। दिनेश कौशिक है, दिनेश कौशिक है। हाँ, दिनेश कौशिक ही बताया, जो नरेश कौशिक के भाई है, मतलब पूर्व विधायक जो है जी दिनेश जी कौशिक। तो उनका एक अच्छा खासा जो है मतलब बीजेपी का यहाँ पे एक अच्छा खासा आधार है। इसका बड़ा हिस्सा 60% हिस्सा शहरी है जो है, इसमें बाहर की पॉपुलेशन भी काफी है, माइग्रेटेड पॉपुलेशन है। बहादुरगढ़ एक इंडस्ट्रियल एरिया है, काफी माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, जाट वोट भी ठीक ठाक है। तो इस बार लग रहा है कि रह सकता है। शीला राठी जो है नफे सिंह राठी इनकी पत्नी है, स्वर्गीय नफे सिंह राठी जी की। वो नफे सिंह राठी का अपने एक वोट बैंक है बहादुरगढ़ में, वो उनको मिलेगा, जो 15-16% का है वो उनको मिलेगा। तो इस सीट पर जो है 4 कोणीय जो संघर्ष हो सकता है। पिछली बार क्या हुआ था कि 3 कोणीय संघर्ष था, तो इसमें कांग्रेस निकल गई। इस बार देखना होगा 4 कोणीय संघर्ष में किसका दाव लगता है। अभी तक जो हुआ 2014 में 4 कोणीय था, उसमें बाजी जो थी बीजेपी का थे, नरेश कौशिक जो थे वो चुनाव जीत गए थे। जी तो प्रेम जी आपको क्या लगता है इस बार भी जो नरेश कौशिक के समय माहौल बना था, क्योंकि जो 3 कैंडिडेट्स हैं इन 4 में से वो फिर जाट समुदाय के हैं, और जो कौशिक हैं वो ब्राह्मण समुदाय के हैं। यहाँ लगभग आधी आधी पॉपुलेशन है, जाट समुदाय की आधी पॉपुलेशन है, और उनके साथ जो लगता हुआ वोट है 44% जाट हैं, प्लस अगर चमार चरमकार समुदाय मिला दिया जाए तो लगभग 50-50 पॉपुलेशन हो जाती है। तो 50 पॉपुलेशन के दावेदार 3 हैं, मोटे तौर पर मैं कह रहा हूं, वर्ड्स पे मत जाइएगा, मोटे तौर पर इसके 3 दावेदार हैं, और जो 50 पॉपुलेशन है उसका एक ही दावेदार है। आपके समीकरण क्या कहते हैं? आगे की बात करते हैं, क्या रहने वाला है यहाँ पर। देखिए कमल जी, हरियाणा में जो समीकरण बने हैं पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखते हैं तो जाट और दलित ने लगभग एक जगह मतदान किया है। उसको अदर्स में मत गिने आप, उनके साथ जोड़ के गिनेंगे तो आपको परिणाम आपके स्टिक हो सकते हैं जी। उन्होंने ज्यादातर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, ज्यादातर। मैं वही कह रहा हूँ, जो चरमकार है, नहीं अलग दोनों का जो मत प्रतिशत रहा है हरियाणा की दलित राजनीति पर, मैंने काफी लोगों से बात की है, और वहां पर ये व्यू है कि जिस तरफ चरमकार जाता है, जो दूसरी जातियां हैं वाल्मीकि और दूसरे, वो उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। तो इकट्ठा करके उनको गिनना जो है ये मेरे ख्याल से कैलकुलेशन को गड़बड़ा देगा। और पिछली बार एक ये जरूर हो सकता है, क्योंकि पिछली बार एक नारा चल गया था कि आरक्षण खत्म हो रहा है, जिसका जिक्र आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, और कहा कि हम नहीं, ये तो कांग्रेस खत्म कर रही है।
जी जी, मैं ये बोल रहा हूं कि आपने जिन दो वर्गों का जिक्र किया, जाट और चरमकारी मिला लीजिए आप, 9% जी के करीब चरमकारी है, जिनको आप दूसरे लोग 7% के करीब है। अगर आप उस बात पे जी भी आएंगे, दो वर्ग जी हैं जी उसमें, 50-50 लगभग मैंने कहा दो वर्ग आपको, है, और उसमें भी सारी 42-53 जाति। बनता है। जी, जी मैं ये कह जी रहा हूँ जी कि यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला है, और जी एडवांटेज कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को इसलिए हो सकता है क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक 10 सालों में बना है, उसमें से जी ये तो है नहीं कि सारा का सारा खिसक जाएगा, और जी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनौती उनके ही घर में है, क्योंकि एक और जो निर्दलीय खड़े हुए हैं वो भी जून है, और जी वर्तमान विधायक भी जून है। जी मैं समझता हूं कि पिछली बार भी वो दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिला, इस बार भी नहीं मिला, तो वो निर्दलीय रूप से खड़े हो गए। जी बहादुरगढ़ में अगर आप देखते हो तो नगर परिषद की जो राजनीति है जी उससे कहीं ना कहीं विधानसभा की जो राजनीति है वो प्रभावित रहती है। नफे सिंह राठी जी का आपने जिक्र किया, उनका जिस ढंग से उनका हत्या हुई, वो जी एक सिंपैथी वेव भी उनके पक्ष में है, और उनके जी परिवार से ही, उनके बेटों जी समेत 4 पार्षद जी उनके घर से हैं, और जी जो चेयरपर्सन का चुनाव था वो भी उनके भतीजे की पत्नी थी, वो बहुत नैरो मार्जिन से चुनाव हारी थी। तो एक जी बड़ा वोट बैंक जाट के अलावा शहर में जी उनका अपना प्रभाव है, जी और वो 2 बार नगर परिषद के चेयरमैन रहे, और 2 बार ही वो यहाँ से विधायक रहे हैं। जी जी कहीं ना विनोद जी। कहीं मुझे जी मुझे ये लगता है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल में रहने वाला है, ट्रायंगुलर तो कम से कम होगा। जी जी विनोद जी, आपके ग्राउंड इनपुट्स। कमल जी देखो, बहादुरगढ़ में पिछले लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को काफी बड़ी लीड मिली थी। उस जी हिसाब से सोचा जाए तो ये सीट जो है प्रो कांग्रेस बनती है, जी लेकिन इस सीट में समीकरण थोड़े से बिगड़ गए हैं। बिगड़ इसलिए गए हैं कि राजेश जून जो है वो एक सिंपल उम्मीदवार नहीं है। जी वो 6 महीने से तैयारी करके और पूरा खंबा ठोक के चुनाव लड़ रहे हैं, और जी उनके पास कहने के लिए भी है कि भी देखो जी मेरे साथ चीटिंग हुई, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ पिछली जी बार वायदा हुआ था कि भी एक बार जी राजेश जून को लड़ने दो और एक बार जी अगली बार आपको टिकट मिलेगी। जी ठीक है ना? तो कहने के लिए। दूसरा, अब अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो बहादुरगढ़ में जो गांवों का वोटिंग पैटर्न है वो बिल्कुल जी अलग है, और शहर का वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग है। शहर का जी वो वोट 60% से ज्यादा है, और गांवों का वोट 40% के आसपास है। जी गांवों का वोट 40% के आसपास है। अब इसका जी नतीजा ये होगा कि अगर राजेश जून राजेंद्र जून की लड़ाई में बीजेपी गांवों में तीसरे नंबर पे रहते हुए भी 7,000 से कम मार्जिन पे पीछे है, मान लो ऊपर वाले दोनों से, ऊपर वाले जी एक से 7,000 से कम मार्जिन से अगर पीछे है, तो शहर में आके उसकी जीत की संभावना बन जाती है थोड़े वोट से। अगर जी 7,000 से ज्यादा मार्जिन से पीछे है, यानी गांव में कोई एक घोड़ा ज्यादा चल गया तो जी तीसरा घोड़ा ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो 7,000 जी से अगर मार्जिन ज्यादा है पहले का, गांव में बीजेपी जी पिछड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। राजेश जून से जी पिछड़े या राजेंद्र जून से पिछड़े, इसमें कोई दो जी राय नहीं। अगर जी 7,000 से ज्यादा मार्जिन हुआ तो फिर या बीजेपी के चांस कम हो जाते, क्योंकि शहर की जी कैपेसिटी बीजेपी को 5,000 से लेके और 7,000 का मार्जिन देने की कैपेसिटी है। ये 9,000 जी तब हो सकता है कि जब शहर में भी राजेंद्र जून और अपना राजेश जून इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उनका वोट, तो मार्जिन ज्यादा हो सकता है। अब जी ये अभी आज नहीं कहा जा सकता, बस मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बीजेपी गांव में अगर 7,000 से कम में पिछड़ेगी तो उसके जीत के चांसेस, इस वोट डिवीजन के चक्कर में उसके जीत के चांसेस बन जाएंगे। शीला राठी को आप कहां देखते हैं? अब मैं इतना ज्यादा लंबा मीटर लेके चलता नहीं। मेरे को अच्छा ये लगता है कि जो बड़ी पार्टियां कंटेस्ट में हैं, वोट सबको जी आते हैं। जी अगर इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता की दावेदार होती तो हम शीला राठी को मेन कंसिडरेशन में रखते, जी क्योंकि
वो सत्ता की अभी दावेदार नजर नहीं आती जी। कोई जादू राजनीति में ठीक है, सब कुछ होता है, पर कुछ तो नजर आना चाहिए ना कि भी जी जी 90 में से 85 सीटों पे, 75 सीटों पे, 60 सीटों पे उनके सीरियस जी उम्मीदवार है, फिर तो हम जी उनको कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि इस चीज का बड़ा लॉस होता है कि जब पार्टी जी सत्ता में नहीं आने वाली होती तो लोग एक सवाल करते हैं, एक जी। सर्टन 10% वोट ऐसा होता है जो कहता है यार आप राज में नहीं आ रहे, आप वोट ठीक है। मांगने जाओगे कहेंगे जी हम हैं तो आपके साथ पर आप राज में नहीं आ रहे। राज अब में काय नहीं के है। जी साथ हैं जी जब ठीक। आपने सवाल ही कर लिया तो। ठीक है, ठीक ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तीसरी सीट की तरफ चलते हैं। तीसरी सीट है सोनीपत जिले में पड़ने वाली बड़ौदा की सीट। ये सीट पर कांग्रेस जीतती रही है। इस बार भी यहाँ जो प्राइमा फेसी फर्स्ट नजर में नजर आता है, यहाँ पर तीन तरफा चुनाव है। प्रदीप सांगवान है बीजेपी से, इंदुराज नरवाल हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस का से विद्रोह करके कपूर नरवाल जो हैं वो इंडिपेंडेंट के रूप में खड़े हुए हैं। तो ये तीन मुख्य उम्मीदवार माने जा रहे हैं। जाट बहुल सीट है, 51% जो है यहाँ जाट समुदाय का वोट है, तो लगभग 60% वोट जो है जो कांग्रेस का सपोर्टिव वर्ग कम से कम कहा जा सकता है। तो इस सीट के बारे में क्या कहेंगे अमित जी, आपकी एक छोटी टिप्पणी। इस सीट पे बिल्कुल रह सकता है, त्रिकोणीय मुकाबला जो है होने जा रहा है। इस बार जो है कपूर नरवाला जो कांग्रेस से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, जिनको टिकट नहीं मिला था, उन्होंने एक इमोशनल अपील की है कि यह मेरा आखिरी चुनाव है, इस बार मेरी को जिता दो। इससे पहले भी वो इनालो से 2 बार चुनाव लड़े, 2009 और 14 में, तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार कपूर नरवाल को जो है उनका भी सपोर्ट मिला है, जो कांग्रेस के दावेदार से जीता हुड्डा, वो उन्होंने भी अपना उनको समर्थन दिया है। और बीजेपी में हाल ही में शामिल भूपेंद्र मलिक भी जो है उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो उन दोनों का जीता हुड्डा और भूपेंद्र मलिक दोनों का अपना एक वोट है, और साथ में कपूर नरवाल का अपना एक इमोशनल अपील भी है। तो इस हिसाब से ये मुकाबला काफी टाइट होने की संभावना है, कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को वॉक ओवर मिलने जा रहा है। जी प्रेम जी, आपकी टिप्पणी इसके ऊपर। देखिए, बड़ौदा की स्थिति बिल्कुल इस बार अलग है। पिछली बार जब उपचुनाव आया था तो उस वक्त भी डॉक्टर कपूर नरवाल ने निर्दलीय पर्चा भरा था, परंतु चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा उनके घर जाकर के एक वायदा करके आए थे कि इस बार अपने छोटे भाई इंदुराज बालू को जितवा दीजिए, अगली बार ये टिकट मैं आपको आपके घर आके दूंगा और अगली बार आप यहाँ के दावेदार होंगे। परंतु कहीं ना कहीं वायदा खिलाफी उनके खिलाफ हुई, उनके पक्ष में माहौल भी बना। उन्होंने पंचायत रखी, अपने उनके समर्थकों ने पंचायत रखी उनके वहीं। बहुत बड़ा गांव है, और मैं समझता हूं कि नरवाल खाप के वो बहुत बड़े नेता भी हैं। 2 चुनाव लड़े, बेशक चुनाव जीते नहीं। इंदुराज अपेक्षाकृत नया है, और जो एडवांटेज उनको मिल रहा है, अमित जी ने जो बताया कि वहां 2 और दावेदार थे, बहुत प्रभावी दावेदार जिनको आप कह सकते हो। पिछली बार जो जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी थे भूपेंद्र मलिक, वो बहुत बड़े गांव के हैं, और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो थे योगेश्वर, वो भी उसी गांव के हैं। तो उनका टिकट कटा है, एक तो वो पीड़ा उस गांव को है। भूपेंद्र मलिक को टिकट मिली नहीं कहीं से, तो वो पूरा भैंसवाल गांव जो है कहीं ना कहीं अब बदला लेने के मूड में भी नजर आता है। अगर आप दूसरे गांव की बात करते हैं, एक और प्रत्याशी का नाम लिया, जित्ता हुड्डा, जिनके निधन के कारण ये उपचुनाव हुआ था। वो हुड्डा साहब के सुपुत्र हैं, जित्ता हुड्डा, जिन्होंने 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए सीट खाली की थी कलोई की। और उस टाइम ये वादा किया गया था कि आपको कहीं एडजस्ट किया जाएगा, तो उनको बड़ौदा ला करके चुनाव लड़वाया गया था। उसके बाद उनके पुत्र को भी यही कहा गया था उनके निधन के बाद कि हम परिवार का ख्याल रखेंगे, मैं आपके बाप की जगह हूं। तो ये बातें, इमोशनल जब बातें आती हैं राजनीति में, वैसे इनकी कोई जगह नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी के लिए बहुत वो हो जाता है कि जब वायदा किया था तो वो निभाया नहीं गया। तो इन दोनों आप डॉक्टर कपूर नरवाल के और जित्ता हुड्डा की स्थिति एक जैसी है। अब वो सारे लोग मिल गए एक ही जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे है। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बेशक वो कांग्रेस का गढ़ है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीबी हैं विधायक,
और राहुल गांधी जी जब ट्रैक्टर चला के वहां जीरी लगाने आते हैं तब भी वो विधायक साथ होते हैं। उन बातों का तो कोई महत्व बचता नहीं है। जब क्षेत्र के लोग ये बात मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर कपूर नरवाल को बेचारा मान लिया गया है, और हरियाणा में बेचारे के साथ बहुत सहानुभूति होती है। मैं समझता हूँ उनके पास सिंपैथी फैक्टर है उनके पास। जी जी, समय की सीमा है। विनोद जी, आपके ग्राउंड इनपुट्स, और आपको क्या लग रहा है, मुकाबला 3 तरफा होने जा रहा है, 2 तरफा होने जाता है, कपूर नरवाल कहाँ खड़े हैं? नहीं, ऐसा है कि जैसे सिरसा में एक लोकल अलायंस हुआ इंडियन नेशनल लोकदल और गोपाल कांडा का, उसके बाद पूरे हरियाणा में एक बड़ौदा सीट है जहां पे एक लोकल अलायंस हुआ कपूर नरवाल के पक्ष में, कि उनके विरोधी उम्मीदवार भी भूपेंद्र मलिक भी और जीता हुड्डा भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन प्रेम जी ने जो बात कही कि इंदु नरवाल नए आदमी है, इंदु नरवाल जब पहली बार चुनाव लड़े थे तब भी नए थे, आज भी नए हैं, और उनको अपने नाम का कोई वोट नहीं मिला, उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम का वोट मिला पिछली बार। ठीक है, पिछली बार वो 10,000 से इसलिए जीत पाए कि सामने बीजेपी जैसी तीखी पार्टी थी, चुनाव लड़ रही थी। कपूर नरवाल के पास बीजेपी की टिकट होती तो इंदु नरवाल का मुहूर्त भी नहीं होता। ये सब भाग्य की बात है ना। तो कपूर नरवाल अपने भाग्य के बेचारे शिकार हो गए। हालांकि अब उनके प्रति जो है काफी सिंपैथी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये इलाके में बड़ी ताकत साथ बैठी हुई है कांग्रेस में, जिनको लगता है कि ये राज में आएंगे। इसलिए हो सकता है कि इतने बड़े इमोशनल कार्ड के बावजूद भी ये जो राज की खाज होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है ना। तो मुझे लगता नहीं कि इतने बड़े पहाड़ को कपूर नरवाल पकड़ पाएंगे, तो ये सीट पे कांग्रेस का एज है। जी, तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, कपूर नरवाल जो है वो बीजेपी से टिकट लेने गए थे, और आपकी नजर में कपूर नरवाल एक मजबूत कैंडिडेट होते, तो इनको टिकट क्यों दिया गया है? जिन साथी को टिकट मिला है, सांगवान जी को, प्रदीप सांगवान को, वो एक पुरानी गिरदावरी लिखी हुई है बीजेपी के खातों में। किशन सिंह सांगवान एक बार बीजेपी की टिकट पे एमपी बन गए थे, जीत गए, वो बने इसलिए, हाँ, अब वो बने इसलिए थे कि किशन सिंह सांगवान मूल रूप से इंडियन नेशनल लोकदल के आदमी थे। तो जब चौटाला और बीजेपी में समझौता हुआ तो बीजेपी ने फोर्स करके सोनीपत सीट ले ली। सीट तो ले ली, कैंडिडेट नहीं था। तो चौटाला साहब ने मजाक में कहा कि अच्छा, आपके पास कैंडिडेट नहीं है तो कैंडिडेट भी मैं ही दे देता हूँ। तो वो किशन सिंह सांगवान कैंडिडेट दे दिया और वो जीत गए। किस्मत की बात थी, जीत गए तो बीजेपी के खाते बही में आ गए। बीच में इधर उधर होते रहे, बीजेपी ने खाता खोला कि पुराने खाते में, अच्छा उनके बेटे हैं, चलो ठीक है, बड़े गांव से हैं तो देख लो वोट। हालांकि मैं आज भी मानता हूं कि कपूर नरवाल के पास बीजेपी की टिकट होती तो ये थोड़ी सी फाइट जो है ना और क्लोज हो जाती, स्ट्रॉन्ग हो जाती, क्लोज हो जाती, हाँ, और स्ट्रॉन्ग हो जाती। क्योंकि देखो, लोग भी सोचते हैं कि भी मैं जिसके खिलाफ वोट डाल रहा हूं वो तगड़ा है कि नहीं है, उसकी पीठ के पीछे कोई तगड़ा हाथ है कि नहीं। बीजेपी का हाथ होता तो तगड़ा हाथ था, अब बीजेपी का हाथ नहीं है, लेकिन लोगों की भावनाएं हैं। पर वो एक भावना ये भी है कि इसको बचाओ, और एक भावना ये भी है राज को नहीं खोना, राज की खाज है, बगल वालों के पास राज आ सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस आज जाइए। जी जी, तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। नटशेल में उचाना कला में मल्टी कॉर्नर फाइट है, वीआईपी सीट है, जो बहादुरगढ़ सीट है उसमें भी मल्टी कॉर्नर फाइट है, कम से कम 3 तरफा फाइट है, और जो बड़ौदा की सीट बताई उसमें भी त्रिकोणीय फाइट है। बहुत स्ट्रांग होती है या लूज होती है, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, आप सबका भी धन्यवाद। एक बार फिर हाजिर होंगे एक दिन के अवकाश के बाद, कल के बजाय हम परसों हाजिर होंगे आपके पास सोमवार को। नमस्कार।